टॉपिक व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी बहुत आपको डिस्क्रिप्शन बताई, उसी के बारे में अब हम यहाँ पर एलिब्रेट करेंगे, उसको एलिब्रेट करेंगे। तो लेसन का नाम है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की क्यों जरूरत पड़ती है, हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, उसी का नाम है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो क्यों जरूरत पड़ती है भाई, देखिए हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें लिखा हुआ व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है, क्यों पार्लियामेंट तैयार की जाती है। तो उसका रीजन क्या है, हम जब 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुए, 1947 में जब हम आजाद हुए 47 में, तब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और लोगों के जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग थे उन्होंने स्ट्रगल किया, इसमें उन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके आखिरी में उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया और मेहनत की और जो इंडिया को आजादी दिलवाई। ठीक है, आजादी दिलवाई और उसके बाद में लोगों की इच्छाएं थी उस समय जब आजादी मिली कि भाई यहाँ पर फ्रीडम हो, सभी को आजादी मिले, सभी को क्या मिले, आजादी मिले और आजादी के साथ में सबका जीवन ठीक से हो सके, जीवन ठीक से हो सके। क्लियर है बेटा। तो देखिए जो अलग अलग पीपल जो लड़ाई लड़े, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो सब क्या चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ पर सभी को फ्रीडम मिले, आजादी मिले और इसके अलावा जो है बराबरी का दर्जा मिले आजादी के साथ ही, और साथ में पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, भाई जो भी निर्णय लिए जाएंगे देश से रिलेटेड, देश के कानून से रिलेटेड, वो सब मिलजुल कर लिए जाएं, देश के डिसीजन जो है मिलजुल कर लिए जाएं, कोई एक आदमी या कोई एक लीडर डिसीजन ना ले। ठीक है, मिलजुल कर जो निर्णय लिए जाएं, ऐसा उस समय तय किया गया था, ऐसी लोगों की इच्छाएं उस समय थी। ठीक है, तो देखिए आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि मिलकर डिसीजन लेना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है, तो इस तरह की सभी की इच्छाएं उस समय थी, एस्पिरेशन थी लोगों की, इच्छाएं थी लोगों की। ठीक है, फिर उसके बाद में 1885 में जब कांग्रेस बनी थी हमारे इंडिया में, आजादी से पहले कांग्रेस बनी थी, तो कांग्रेस जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसकी डिमांड भी ये थी कि हमें जो ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, ओके, तो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में, हम जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग थे, हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रह रहे थे। ठीक है, तो उस ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो है कांग्रेस ने डिमांड की कि हमें भी आप अपनी लेजिस्लेटिव जो असेंबली आपकी पार्लियामेंट है जिसमें आप हमारे इंडिया के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, उसे हमें शामिल किया जाए, उसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई कांग्रेस जब बनी ना 1885 में, A.O. ह्यूम ने बनाई थी, एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने बनाई थी उसे, और वो कांग्रेस के जो मेंबर स्टार्टिंग में जुड़े थे 72 डेलीगेट थे उस समय कांग्रेस में, स्टार्टिंग में 72 डेलीगेट यानी 72 मेंबर ज्वाइन हुए थे। तो उन सब की यही इच्छाएं थी कि भाई हमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन यहाँ पर जो कानून बनाते हैं, हमारे लिए जो लेजिस्लेचर से जो कानून बन के आते हैं, उसमें कांग्रेस के लीडर को ज्वाइन कराया जाए ताकि इंडिया के लिए अच्छे कानून बन सके। ब्रिटिशर्स को इंडिया के माहौल के बारे में पता तो है नहीं, और वो कुछ भी कानून बना देते हैं इंडिया के ऊपर, तो उनको ये कहा गया ब्रिटिशर्स को, भाई हमारे लोगों को भी शामिल कीजिए, हम लोग जब मिलके ब्रिटिशर्स और इंडियन मिलकर जब कानून बनाएंगे तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। ये आजादी से पहले की बातें थी, कांग्रेस बनी थी उस समय की बातें थी। तो ब्रिटिश ने मना कर दिया, साहब ही भाई हम तो आपको एडमिट नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स ही केवल इंडिया के कानून बनाएंगे। ठीक है, बार बार कोशिश होती रही, बार बार हमारे कांग्रेस के मेंबर कहते रहे कि हमें ज्वाइन करो, मिलजुल कर डिसीजन लेंगे इंडिया के बारे में, हमें पता है इंडिया में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। आखिरी में फिर उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें फिर उनको ज्वाइन कराया गया। पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, उनको लेजिस्लेचर में फिर ज्वाइन कराया गया। ठीक है, मतलब देखो कितने साल के बाद, एक तो 1885 में तो डिमांड हुई है, सॉरी बेटा ठीक करें, 85 में तो डिमांड हुई है, और 1909 में जो इंडिया एक्ट के थ्रू जो उनको शामिल कर लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू उनको शामिल कर लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको वोटिंग के राइट मिले। जब इंडिया आजाद हो गया, आजादी के साथ ही, यस बेटा चेक करेंगे, इंडिया की आजादी के साथ ही जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सबको वोट डालने के अधिकार मिले, और वोट डालने के अधिकार मिलने के साथ ही सबको इक्वल राइट टू वोट मिल गया, इक्वल राइट टू वोट मिल गया। क्या मिल गया सभी को? इक्वल
इक्वल राइट टू वोट मिल गया, बराबरी का जो है वोट डालने का अधिकार उनको मिल जाता है, ठीक है। फिर इंडिया में आजादी के बाद पहली बार जनरल इलेक्शन में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की गई, कब? 2004 के इलेक्शन में, ठीक है। ओके, ईवीएम जो है वो जो है मशीन यूज की गई 2004 में, ठीक है। और उसमें जनरल इलेक्शन जो थे, जनरल इलेक्शन जो उस समय हुए थे हमारे, उस समय जो है लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वोटिंग कराया गया, ठीक है। और उस समय तुम्हें पता है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज करने से करीबन 1.5 लाख पेड़ों की बचत हुई, 8 टन जो पेपर थे उनकी बचत हुई, क्योंकि पेड़ कटते हैं और उससे जो है पेपर बनता है। तो जो वोटिंग सिस्टम पहले होता था उसमें पर्चियां लिखी जाती थी, पर्चियों पे स्टैंप लगाई जाती थी, मतलब वोटिंग सिस्टम में पर्चियां लिखी जाती थी, पर्चियां, और उन पर्चियों पे स्टैंप लगाई जाती, बहुत सारा पेपर खर्च होता था। तो जब पहली बार ईवीएम यूज की गई तो ईवीएम के थ्रू जो पेपर की बचत हुई, कागज की बचत हुई और बहुत सारे पेड़ कटने से बचे। ईवीएम जब से यूज होने लगी है तब से काफी पेड़ों की बचत हुई है, क्योंकि इंडिया में हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव के भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट के असेंबली के भी इलेक्शन होते हैं, हर तरह के इलेक्शन यहाँ पर होते रहते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, जो टर्म एंड इलेक्शन होते हैं, टर्म के बीच में भी कई बार हो जाते हैं। तो वो उससे क्या है कि बार बार अगर पर्चियां यूज की जाएंगी या फिर जो पेपर का यूज किया जाए तो पेड़ों को नुकसान होगा। तो ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसका काफी फायदा हुआ और काफी सही रहा ये एक्सपेरिमेंट। तमिलनाडु में पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जनरल इलेक्शन से पहले तमिलनाडु में यूज किया गया था, ओके। अब देखते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या काम करती है। रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है। तो देखिए पार्लियामेंट क्या करती है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पार्लियामेंट का होता है सारा, कि सारा जो डिसीजन लेने का काम होती है, निर्णय लेने का जो काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। और इसमें एमपी अलग अलग एरिया से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का मेन काम होता है कि गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, जो भी मेजोरिटी में आएगा भाई वो वोट जिसके ज्यादा होंगे, जिसके एमपी ज्यादा होंगे, एमएलए ज्यादा होंगे, उसी हिसाब से वो क्या बन जाएगा, वहां की गवर्नमेंट वो बना लेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट दो तरीके से बन सकती है, या तो मेजोरिटी में जीत जाएंगे, भाई टोटल सीट मानो लोकसभा की 545 है, तो 50% सीटें लेनी जरूरी होती है, 282 के लगभग सीटें लेनी जरूरी होती है, ठीक, कितनी, 282 के लगभग सीटें लेनी जरूरी होती है। अगर 282 से कोई ऊपर चला जाता है, वोटिंग में जीत जाता है, तो वो क्या बन जाता है, उसकी मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाती है। तो आपने देखा होगा बीजेपी इस बार मेजोरिटी गवर्नमेंट बन के आई थी 2014 के इलेक्शन, फिर 19 के इलेक्शन में भी जो है वो मेजोरिटी पार्टी बन के आई थी, मेजोरिटी पार्टी के रूप में जीत गई थी, ठीक है। और एक ऐसी भी गवर्नमेंट बनती है, हाँ 352 सीट से भी ज्यादा थी मेजोरिटी पार्टी, और फिर उसके बाद में कोalition गवर्नमेंट भी बनती है कई बार, जब मेजोरिटी में जब वोटिंग नहीं मिल पाती तब मिली जुली सरकार बनानी पड़ती है, कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, मतलब कि मिली जुली गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है ना। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है, गवर्नमेंट बनवाना, भाई वोटिंग कराना एमपीज की, और उसके बाद में गठबंधन, यस गठबंधन मतलब गठजोड़, गठबंधन मतलब गठजोड़ की सरकार, जिसमें एक पार्टी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिले तो दूसरी पार्टी के साथ मिलजुल के वो क्या कर लेगी, गवर्नमेंट बना देगी। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार, ठीक, गठजोड़ किया उन्होंने सीटों का, तो ये हो गया कोलिशन गवर्नमेंट, और ये आ गई मेजोरिटी पार्टी। तो इस तरह के जब प्रोसेस होता है तो उससे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या हो गया, एक तो डिसीजन लेने और एक गवर्नमेंट बनवाना, ये दो काम तो उसके मेन हो गए। पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के दो काम तो यही हो गए। और पार्लियामेंट का सुपर हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बिना कोई काम नहीं हो पाता, वहां पे लास्ट सिग्नेचर प्रेसिडेंट के ही होते हैं। चलो देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास बोर्ड पे मैंने एक और चीज दिखाई आपको, आप देख सकते हो बोर्ड पे, ये देखिए बोर्ड पे थोड़ा सा, ठीक है, ये बोर्ड पे देखिए आप, अब देख सकते हैं कि मैं आपको बोर्ड अभी जो पार्लियामेंट आप देख पा रहे हैं, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। लोअर जो लोकसभा होती है उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए, अब क्लियर है, थोड़ा सा
अब देखिए ये मैं बात कर रहा था पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट क्या होता है? सबसे ऊपर तो होता है प्रेसिडेंट। सबसे ऊपर कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर में तो कुछ होता ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद जो अपर हाउस होगा वो राज्यसभा होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी और शिवसेना जुड़ गई थी आपस में, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा क्या होगी? अपर हाउस। टोटल सीट कितनी हो सकती है? 250। हाँ पिछले साल हुआ था बेटा। तो देखिए कितनी होती है? 250। 250 टोटल मैक्सिमम सीट हो सकती है राज्यसभा में। 250 से ऊपर नहीं हो पाएंगे, ओके। और प्रेजेंटली अब फिलहाल कितने हैं? 245। अब फिलहाल है 245, यस। हाँ बन सकती है बिल्कुल, 3 पार्टी भी बना सकती है, 4 पार्टी भी बन सकती है। कोलिशन गवर्नमेंट तो कितनी पार्टी मिलकर बना सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब मेजोरिटी में वोट नहीं मिलते तो 2 3 4 5 पता नहीं कितनी पार्टियां मिक्स करके करना पड़ता है। जनता पार्टी मिक्स कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल। तो देखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 हो सकते हैं। अब फिलहाल कितने हैं? 245। अच्छा इनका डिवाइडेशन कैसे होता है? 233 तो स्टेट से चुन के आते हैं, महागठबंधन बोलते हैं उसको, यस। तो स्टेट से कितने आए एमपीज? 233। कितने आते हैं? 233। और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो 12 होते हैं। अभी नॉमिनेटेड कौन है भाई? कोई लिटरेचर से है, कोई अच्छा जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, किसी को साइंस में मिला हुआ है, किसी को लिटरेचर में मिला हुआ है, कोई जो बहुत अच्छा क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ऐसे जो खेल रत्न अवार्ड मिले हुए जिनको, तो वो जो जिनको, हाँ सचिन तेंदुलकर, यस। तो जैसे जो अवार्ड होते हैं जिनके पास में, जो कि देश के बहुत सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, जो देश के बहुत सम्माननीय व्यक्ति होते हैं भाई, वो इसमें 12 मेंबर पे नॉमिनेट किए जाते हैं। उनको इलेक्टेड नहीं किया जाता, उनको चुना नहीं जाता, उनको इलेक्शन नहीं कराए जाते उनको सीधा ही राज्यसभा में नॉमिनेट कर देते हैं। राज्यसभा अपर हाउस होता है भाई, उससे जो नियम बनते हैं वो लोकसभा को भी मान्य होते हैं। उसके बाद जो आईएएस आईपीएस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको भी मान्य होते हैं। राज्यसभा जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। लोकसभा को भी अपना कोई भी प्रपोजल कंप्लीट करके राज्यसभा को भेजना पड़ेगा, और फिर 2 वीक तक राज्यसभा उसे रख सकती है। अगर उन्हें लगता है कि भाई 2 वीक में कोई करेक्शन करानी है, कुछ कराना है लोकसभा से, तो करा सकते हैं। अगर 2 वीक से ज्यादा, 14 डेज से ज्यादा अगर राज्यसभा रख लेती है कोई लोकसभा से आया हुआ प्रपोजल, एक बार दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राज्यसभा जो है उसमें टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं और 245 मेंबर प्रेजेंटली है। अब क्या होता है कि लोकसभा से जो भी डिसीजन होता है लोकसभा से, ठीक है, तो लोकसभा से कोई भी प्रपोजल जब पास होता है तो वो पहले राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर उसे 14 डेज तक रख सकते हैं। 2 वीक तक रख सकते हैं। अगर 2 वीक से ज्यादा वो रख लेते हैं तो लोकसभा उसे पास मानती है। राज्यसभा 2 वीक से ज्यादा अगर प्रपोजल रख लेती है, अगर राज्यसभा को कोई करेक्शन कराना है तो जल्दी करवाइए 2 वीक के अंदर ही, ठीक है, तो लोकसभा में वापस भी भेज सकती है वो बिल को, लेकिन 2 वीक से ज्यादा होने पर वो पास माना जाएगा। सीधी सी बात है, कोई भी पास माना जाएगा। राज्यसभा में कभी भी जो है बजट या बिल, बजट का जो बिल होता है, बजट मतलब मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पास नहीं होता। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पास नहीं होता। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं। अब यहां पर कौन से, ठीक है, हाँ तो वो हो गया, ठीक है। तो देखिए वो यहां से लोकसभा पहले पास करती है और फिर यहां पर आता है वो, और ये कितने दिन तक रख सकते हैं? 14 डेज तक ओनली, 14 डेज ओनली, ओके। अब इसमें 233 तो अलग अलग स्टेट से एमपी होते हैं, और 12 मेंबर क्या होते हैं? 12 मेंबर नॉमिनेटेड। टोटल कितने हो गए? 245। टोटल कितने हो गए? 245। अब बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। अच्छा राज्यसभा में रिटायर होते हैं, राज्यसभा में कभी डिसमिस नहीं होती, राज्यसभा कभी डिसमिस नहीं होती, कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा कभी डिसमिस नहीं की जा सकती, राज्यसभा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यस बेटे एक बार दोबारा बता रहा हूँ, राज्यसभा एक ऐसी सभा है जहां पर जो टोटल मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर हो जाएंगे 1/3 पार्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर टोटल मेंबर मान लीजिए कि मान लो 100 है मान लो टोटल मेंबर, तो जो उसमें से कितने 33% जो है 1/3 पार्ट जो है 33 वो हट जाएंगे, वहां से रिटायर हो जाएंगे, और फिर लोकसभा से फिर उसको फिलअप कर लिया जाएगा दोबारा से। वो मेंबर कहां से वापस आएंगे?
लोकसभा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए लोकसभा के बारे में, हम लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। अब लोकसभा क्या है? लोकसभा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं इसको, लोअर हाउस कह दो या हाउस ऑफ पीपल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा या लोअर हाउस कह दीजिए। इसमें टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? 552 मेंबर हो सकते हैं, 552 मेंबर इसमें हो सकते हैं। अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 545। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, यस। और जो है 540 मेंबर हो सकते हैं, और ये 5 साल के टर्म में एंड हो जाती है। लेकिन कई बार लोकसभा 1 साल में भी एंड हो जाती है, कई बार 2 साल भी चलती है, इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में कई बार तो 5 साल पूरा करती है, और कई बार बीच में भी डिसमिस हो जाती है। जैसे कि मान लो पीएम मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी है, और बीच में मान लो जो उनका जो जिस मेजोरिटी से वो गवर्नमेंट बनाई है, वो मेजोरिटी खत्म हो जाए, मान लीजिए, ठीक है, तो वो गया, ठीक है, तब वो फिर वो हट जाएगा। अगर मेजोरिटी हट जाएगी तो उसकी गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट बीच में फिनिश हो जाएगी, तो दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा से जो लोकसभा तैयार करनी पड़ेगी, दोबारा से यूनियन गवर्नमेंट तैयार करनी पड़ेगी, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसे। तो वो 5 साल में भी अगर मर गया तो फिर बीजेपी का नया कोई लीडर बना देंगे। भाई अगर पीएम मोदी को कोई बात हो जाती है, कोई बात भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, तुम तो चाहते ही हो ठीक है, अब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, समझ रहे हो, तो अब ऐसे में क्या है कि फिर वो बीजेपी पार्टी से कोई नया मेंबर वहां पर फिर तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कोशिश की जाती है इलेक्शन ना हो, इलेक्शन से देश पे खर्चा पड़ता है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह से होता है। ओके, अब तो लोकसभा कितने साल के लिए होती है? नॉर्मल ईयर 5 ईयर, लेकिन बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, अब देखिए टोटल जो स्टेट से लीडर आते हैं वो 543 होते हैं। कितने मेंबर चुनकर आते हैं, इलेक्शन होकर आते हैं? वो 543 होते हैं, 543 होते हैं। और नॉमिनेटेड कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन ओनली 2, वो भी एंग्लो इंडियन, वो भी क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एंग्लो इंडियन हो सकते हैं, 2 मेंबर जो नॉमिनेट होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। कितने टोटल हो जाएंगे? 545, ठीक है, एट प्रेजेंट 545। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जो कोई विदेश का है, मान लो यूरोप का कोई है या अमेरिका का कोई है, और यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप ले ली उसने, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कोई वैज्ञानिक है, जैसे मदर टेरेसा थी ना, विदेशी थी वो एक, तो वहां यहाँ पर इंडियन, ठीक है, बस 2 नहीं नॉमिनेट हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन जो है, मान लो वो हो सकते हैं जो विदेशी है और इंडिया की सिटीजनशिप ले ली उन्होंने, तो उनको भी लोकसभा में बिठाया जा सकता है विदाउट वोटिंग, बिना वोटिंग के डायरेक्ट ही वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा समझ में आ गई। कितने मेंबर? 250, 552, 245 एट प्रेजेंट और 545 एट प्रेजेंट। रिटायर कितने होंगे? 1/3 पार्ट, ठीक है, एवरी 2 ईयर, यस, हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और इसमें कितने? 5 ईयर के बाद में रिटायर होंगे। ओके, यहाँ लीडर स्टेट से कितने आएंगे? 543, नॉमिनेट कितने होंगे? 2 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 545। ओके, और यहाँ पर कितने आएंगे स्टेट से? 233, नॉमिनेट कितने होंगे? 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 245। सिंपल है भाई, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ बोर्ड पे, आप देख सकते हो लोकसभा जो सेलेक्ट होती है वो लोकसभा बाद में एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी, हाँ लीडर स्टेट का मतलब होता है बेटा अलग अलग स्टेट से जो लीडर आए, अलग अलग स्टेट से एमपी एमएलए बनकर जो आए, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए अलग अलग स्टेट से। ओके, तो देखिए अब लोकसभा क्या करती है? प्रधानमंत्री बना देती है, मतलब पीएम सिलेक्ट करती है। लोकसभा का पहला काम होता है पीएम सिलेक्ट करना, प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करना, वोटिंग करा के, मेजॉरिटी करा के उसको सिलेक्ट कर देगी, और उसके बाद में प्रधानमंत्री क्या करेगा? फिर बाकी के मंत्रियों को सिलेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री बाकी के यूनियन गवर्नमेंट के जो मंत्री होंगे उनको वो सिलेक्ट करेगा। ये लोकसभा का काम है, ये लोकसभा का काम है। ओके, और वही बजट बनाएंगे। फिर जब गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी तो गवर्नमेंट बजट बनाएगी, ठीक है। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस मतलब कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस,
आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो उनके जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे उनको फिर गवर्नमेंट कराएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। राज्यसभा में नॉमिनेटेड कितने जो है 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं राज्यसभा में, 12 मेंबर। ओके, उसके बाद देखिए फंक्शन, लोकसभा क्या फंक्शन है कि वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो एजुकेशन पे, हेल्थ फैसिलिटी पे और फाइनेंस की जो होंगी उनके ऊपर वो रूल्स बनाएगी। नॉमिनेटेड में 12 होते हैं, 12, राज्यसभा में 12 मेंबर, राज्यसभा में ज्यादा होते हैं और लोकसभा में कम होते हैं। यस, आईपीएस और जो अफसर होते हैं, जो पार्लियामेंट जो रूल बनाती है भाई, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बने उनको इंप्लीमेंट करवाती है। उनको इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? आईपीएस और आईएफएस या इनका होता है सारा काम, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं राज्यसभा क्या करती है। ये लेजिस्लेचर में होती है, अपर हाउस में, और ये बिल आखिरी में यही पास करती है। लोकसभा से आया हुआ बिल बिना राज्यसभा के पास नहीं होगा। यस, ठीक है। राज्यसभा लेजिस्लेचर पास करती है और बिल पास करती है, राज्यसभा के बिना बिल पास नहीं हो सकता। फाइनल सिग्नेचर राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का होता है। फाइनल सिग्नेचर उपराष्ट्रपति का, फिर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, फिर हाँ जैसे आर्टिकल 370 लगाई उसमें फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे अगला जो गवर्नमेंट का वर्क है वो क्या है। आगे जो गवर्नमेंट का वर्क है वो क्या है, देखिए आप देख सकते हो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आराम से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। वहां पर आप देखिए कोने में पार्लियामेंट का वर्क दिखा रखा है, पार्लियामेंट वर्क। तो पार्लियामेंट क्या करती है? कंट्रोल करना, ठीक है। ओके, 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करने का काम, गाइड करने का काम और इन्फॉर्म करने का काम करती है। पार्लियामेंट ये सारा वर्क करती है, ठीक है। पार्लियामेंट सारा वर्क करती है। पार्लियामेंट सेशन लगाती है। पार्लियामेंट में सेशन होते हैं। सेशन मतलब कि जो समर सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, इस तरह पार्लियामेंट के सेशन लगते हैं और फिर वो डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर से शुरुआत होती है। क्वेश्चन आवर पहले क्या है, लोगों के अंदर जो पेपर्स बांट दिए जाते हैं, फिर प्रपोजल रखा जाता है और प्रपोजल के ऊपर फिर डिस्कशन होता है और फिर क्वेश्चन आवर चलते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर चलते हैं फिर, ठीक है। और पार्लियामेंट में फिर जो इंफॉर्मेशन बजट से रिलेटेड या कोई नए रूल से रिलेटेड फिर वो इंफॉर्मेशन बांटी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इलिसिट मतलब उस इंफॉर्मेशन के बारे में सबको बताया जाता है, भाई क्या हम शुरू करने वाले हैं, फॉरेस्ट पे क्या रूल बनने वाले हैं और गर्ल चाइल्ड के लिए क्या बनने वाले हैं। इस तरह वो क्या करते हैं? इलिसिट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ जी, आगे देखिए उसके बाद कंट्रोल एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट क्या करती है? जितने भी एग्जीक्यूटिव आईपीएस ऑफिसर होते हैं उन सबको वो कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट में अपोजिशन जो पार्टी होती है, लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो सब क्या करते हैं कि वो पार्टी के जो पॉलिसी बनाई जा रही है, पार्टी के जो रूल चल रहे हैं उनके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क करती है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करती है। अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन का बहुत अच्छा रोल होता है। अपोजिशन कौन है? जो पार्टी जीत नहीं पाई, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाई, वो अपोजिशन है। जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं या कोई आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है वो अपोजिशन है, ठीक है। और मेजोरिटी में जो जीत गई, जिसने गवर्नमेंट बनाई, वो रूलिंग पार्टी हो गई, ठीक है। हाँ, अगर पार्टी अपोजिशन नहीं होगी तो वो मन नहीं करेंगे अपनी। जो पावर में जो पार्टी है, बीजेपी है या कोई भी पार्टी मान लीजिए, तो जो पावर में पार्टी वो मनमानी करने लग जाएंगे। अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो अपोजिशन जो पार्टी होती है वो रूल करने लगती है और जो है फिर उसके बाद जो पॉलिसी उन्होंने लगाई उनके ऊपर वो हाईलाइट करते हैं, उनका ड्रॉबैक लेते हैं, पॉलिसी का ड्रॉबैक लेते हैं। पॉलिसी पिछले साल लगाई तो उसका क्या फीडबैक रहा, फीडबैक लेते हैं वो, भाई पिछले 5 साल में कौन कौन सी पॉलिसियां लगी हैं, कितना बजट पास हुआ, कहां पर लगाया गया, कैसे लगा है, कितना लगा है, वो सारा फीडबैक लेना होता है। तो ये सारा काम पार्लियामेंट का ही तो है। एग्जीक्यूटिव को चेक करना, पॉलिसी को चेक करना, फीडबैक लेना, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है वो सब चेक करना, ये सारा काम किसका होता है? पार्लियामेंट का ही होता है। और पार्लियामेंट में कौन से हाउस दो होते हैं? एक तो राज्यसभा और लोकसभा, ये सारे काम उन्हीं के होते हैं भाई।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कौन लोग हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। भाई जो लोगों ने जिनको इलेक्टेड किया है एज ए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए एमएलए, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको लोगों ने चूज किया, जिनको लोगों ने वोट किया, वो सब पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं। पहले वो एमएलए बनेंगे, फिर वो एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे और वर्क करेंगे। तो मेंबर कौन होंगे, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, रिच पर्सन भी हो सकते हैं, पुअर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी जा सकता है पार्लियामेंट में, बशर्ते कि वो किसी एरिया से चुना गया हो, वो किसी स्टेट के एरिया से चुना गया हो, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो देखिए आगे हम फिर देख लेते हैं कि ये पार्लियामेंट, ओके, हाँ जी। तो लास्ट पोर्शन जो हमारा बचा इस लेसन में वो ये है कि हु आर इन द पीपल इन पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं। तो भाई किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या लीडर होते हैं जो अलग अलग स्टेट की असेंबली से आए होते हैं, एमपी बनकर आए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर वो आए होते हैं, वो सारे इसमें हो सकते हैं। वो किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, बीसी हो सकते हैं, बीसी बैकवर्ड कास्ट के हो सकते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब एसटी के हो सकते हैं, और आदिवासी हो सकते हैं, या वुमेन्स भी उसमें हो सकती है। पार्लियामेंट में बताया गया कि वुमेन्स भी 33% होनी चाहिए पार्लियामेंट में, देश की अलग अलग हिस्से में, गवर्नमेंट में भी वो 30% उनका पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट, मैंने आपको बताई कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, पार्लियामेंट क्या काम करती है, कैसे कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट के मेन डिसीजन कौन लेता है, और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कैसे तैयार कराई जाती है, वो सारा जो डिस्कशन हमने किया। और कैसे जो है पहली बार ईवीएम मशीन यूज की गई 2004 के इलेक्शन में, जिससे काफी पेड़ों की बचत हुई। आज भी ईवीएम मशीन यूज की जा रही है, 2014 के इलेक्शन में भी, 2014 के भी, और 19 के इलेक्शन में भी काफी बड़े लेवल पे ईवीएम मशीन का यूज हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेसन आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।